बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छी तरह से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया हुआ होगा। अज़ीज़ तलबा, जिस तरह कि आप जानते हैं, हमने अपने अनाटमी सेक्शन के बाद अपने फिज़ोलॉजी सेक्शन को स्टार्ट किया हुआ है। तो अनाटमी के हवाले से लास्ट टाइम मैंने आपको यूरिनरी सिस्टम के हवाले से आपको असाइनमेंट दी थी कि आप उसको राइट डाउन करेंगे, यूरिनरी सिस्टम के बारे में लिखेंगे ये क्या चीज़ है, और उसमें से बहुत कम आप लोगों में से रिस्पांस आया है। ठीक है, तो आप लोग अपने रिस्पांस को बढ़ाएं, सब लोग उसको देखें और अपना रिस्पांस मेक श्योर करें। आज आपके असाइनमेंट के हवाले से आपके पास आपका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके कंटेंट्स, उसकी डायग्राम्स, उसका कंप्लीट सिनेरियो आप लोग राइट डाउन करेंगे और वो आप मेरे साथ शेयर करेंगे। जहाँ तक हमारा लेक्चर के हवाले से हमारी डिस्कशन है, उसमें हमारे पास मेनली हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल और सेल पे बात कर रहे थे कि सेल क्या चीज़ है और सेल किस तरह से वर्किंग कर रहा है हमारे बॉडी में। तो सेल बेसिकली हमने बताया है कि बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर बॉडी इज़ कॉल्ड सेल। बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर बॉडी इज़ कॉल्ड सेल। आपकी बॉडी जिस बेसिक यूनिट से मिलके बनी है, जिस स्ट्रक्चर से मिलके बनी है, उसको क्या कहते हैं? उसको सेल का नाम देते हैं। तो अगर एक बॉडी जिस मेन चीज़ से बनी है, जो आम आंख से भी नहीं देखी जा रही, तो उस बॉडी को उसको बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। जैसे आपका घर बनने के लिए आपको ईंट चाहिए, इसी तरह आपको बॉडी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको सेल चाहिए। आपकी बॉडी तब कंप्लीट होगी जब आपकी बॉडी के सेल कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमने आपको टाइप्स ऑफ सेल, कंपोजिशन ऑफ सेल और स्ट्रक्चर ऑफ सेल पे आपकी कंप्लीट बात की थी। तो हम अगर आपको उसको थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमारे पास मेनली कंपोनेंट्स की जब हमने बात की थी, तो हमने आपके सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी अपरेटस, लाइसोसोम्स और माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात हमने आपके साथ डिस्कस की थी। तो अगर हम इसी बात को आगे बढ़ाएं तो आज हम बात करेंगे कि आपकी जो सेल हैं, सेल कितनी तरह के हैं आपकी बॉडी में, जो बेसिक टाइप्स है सेल की वो कितनी किस्म की है, कितनी तरह के आपकी बॉडी में सेल कंक्लूड किए जा रहे हैं। तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। आपकी बॉडी में मेन दो किस्म के सेल हैं। ठीक है, इसमें एक तो आपके पास जो सेल है वो यूकैरियोटिक है और दूसरा आपके पास प्रोकैरियोटिक है। एक यूकैरियोटिक है और दूसरा कौन सा है? प्रोकैरियोटिक आपके पास इसमें कंसिडर किया जा रहा है। तो सबसे पहले जब हम आपको इसको करते हैं तो सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स फाउंड इन बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? फाउंड इन प्रोटिस्ट, फंजी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें आप इसको इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर हम इस पे जब बात करते हैं कि आपके यूकैरियोटिक सेल्स, दो सेल्स विथ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। उसमें आपके पास प्रोटोजोआ, फंजी, प्लांट्स और एनिमल्स इंक्लूड हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो दो सेल्स विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं, अगर हम इनको डिफ्रेंशिएट करें इसकी पिक्चर्स के हवाले से, आप यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट सेल टाइप ऑन अर्थ, सेल टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड आर्की, नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड रीजन ऑफ डीएनए कंसंट्रेशन, ऑर्गेनेल नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन। ये प्रोकैरियोटिक के बारे में। यूकैरियोटिक की हम बात करते हैं, उसमें आपके पास न्यूक्लियस बाउंड बाय मेम्ब्रेन। इसमें जो आपके पास इंक्लूड है फंजी, प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल सेल्स इसमें कंसिडर किए जा रहे हैं और पोजेस करते हैं मैनी ऑर्गेनेल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन द सेल, यूजुअली मच लार्ज देन प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें आप कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें बात करते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की, तो इसमें हमारे पास न्यूक्लियोइड, आपके पास कैप्सूल, आपके पास फ्लैजेलम, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और राइबोसोम्स कंसिडर किए जा रहे हैं। जबकि आपके पास यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोइड्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें आपके पास कंक्लूड किए जा रहे हैं। तो अगर हम इसी तरह इसको अपने हिस्सों में डिवाइड करते चलें तो प्रोकैरियोटिक लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंसंट्रेशन इन द न्यूक्लियोइड, ऑल बैक्टीरिया एंड आर्की इसमें कंसिडर किए जा रहे हैं। जबकि यूकैरियोटिक हैव अ न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस है। जैसे हमने इसमें आपको कंसिडर किया कि यूकैरियोटिक्स में हमने आपको उसका न्यूक्लियस दिखाया, जबकि प्रोकैरियोटिक में पिक्चर में आपको कोई न्यूक्लियस कंसिडर नहीं किया जा रहा। यूकैरियोटिक हैव अ न्यूक्लियस
और इसमें है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, इसमें कौन से मेम्ब्रेन बाउंड, उसमें लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड, लेकिन इसमें जो ओपन देखें प्रोकैरियोट में देख रहे हैं ओपन है, यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल उनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है। ऑल यूकरिया प्रोटिस्टा फंजी प्लांट्स एनिमलिया, ये आपका ये जो आपकी हैं इसमें ये आपके यूकैरियोटिक्स में आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसी तरह इसको आगे से लेके चलते हैं तो बेसिकली हमने एक चीज़ प्रोटोप्लाज्म देखी थी। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बाद हमने एक चीज़ प्रोटोप्लाज्म देखी थी। प्रोटोप्लाज्म में हमने किस चीज़ को मेनली कंसिडर किया था? प्रोटोप्लाज्म में हमने डिफरेंट सब्सटेंस दैट मेक अप सेल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। क्या था? प्रोटोप्लाज्म होता है लिविंग सब्सटेंस। अभी हमने यहाँ आपको देखें दो चीज़ें हैं, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। हमने उनमें जाने से पहले हम उनको आपको उनमें एलेबोरेट कर लेते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या चीज़ है और साइटोप्लाज्म क्या चीज़ है। देखें, साइटोप्लाज्म इज़ all of the membrane material within a cell enclosed by the cell membrane except the cell nucleus, जबकि प्रोटोप्लाज्म क्या है? the ground substance of living material that includes cytoplasm and nucleus। प्रोटोप्लाज्म क्या है? ये लिविंग सब्सटेंस है, ठीक है, जो डिफरेंट सब्सटेंस मेकअप करते हैं कलेक्टिवली, उसको क्या करते हैं? प्रोटोप्लाज्म। जबकि साइटोप्लाज्म ऐसा नहीं है, ये तमाम मटेरियल है जो विदिन द सेल है और इनक्लोज बाय द सेल मेम्ब्रेन, इसको आप क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। और हम कंपोनेंट्स पे बात करते हैं, ऑल मटेरियल्स इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट न्यूक्लियस। ऑल मटेरियल इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट न्यूक्लियस, इसके कंपोनेंट्स में ऑल मटेरियल्स आ रहे हैं सब। जैसे आपके प्रोटोप्लाज्म में कंपोनेंट्स में क्या चीज़ आ रही है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इसके प्रोटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स में इसमें इसको अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म डज नॉट इंक्लूड द न्यूक्लियस, जबकि प्रोटोप्लाज्म जो है वो इंक्लूड करता है न्यूक्लियस। उसकी तो मेन चीज़ें ही दो है, साइटोप्लाज्म हो रहा है, उसके पास न्यूक्लियस है। इसको अगर हम इसी तरह आगे बढ़ाएँ तो हमारी जो मेजर कंपोनेंट्स हैं प्रोटोप्लाज्म के वो क्या हैं? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, न्यूक्लियर प्लाज्म मिलके प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। तो हमारी जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अगर हम कंपोजिशन पे बात करते हैं तो प्रोटोप्लाज्मा इज कंपोज्ड ऑफ 5 बेसिक यूनिट्स: वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स। वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स ये इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं, मेजर इसके इसमें कंसिडर किए जा रहे हैं। वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, प्रोटीन और लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स इसके मेजर कंपोनेंट्स में कंसिडर किए जा रहे हैं। तो अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जब हम बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपके पास मेनली क्या चीज़ कंसिडर की जा रही है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका इसमें इसको हम अगर एलेबोरेट करते हैं, दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये आउटर मोस्ट कवरिंग है इस चीज़ की, आपके सेल की, जो सेपरेट करती है कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसको सेपरेट कर रही है। तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और permit the entry and exit of some materials in and out of the cell. It also prevents movements of some other materials in the cell membrane, therefore it is called selectively permeable membrane। ये क्या कहलाती है? selectively permeable membrane। The cell membrane therefore क्या कहलाती है? permeable membrane। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने एक ही नाम दिया, तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। क्या कहलाती है? ये आल्सो क्या कॉल करवाती है? cell membrane found in the cell that separate the interior of the cell from the outermost covering, आपका outermost covering, outermost environment, outside the environment उसमें कंसिडर किया जा रहा है, उसको इस जुमले में लाया जा सकता है। In bacterial and plant cell, a cell wall is attached to the plasma membrane. In bacterial and plant cell, a cell wall is attached to the plasma membrane on its outside surface। तो इस तरह आप देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन में आपके ग्लोबुलर प्रोटीन है, आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, आपके पास कोलेस्ट्रॉल है, इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, चैनल प्रोटीन्स हैं और अल्फ़ा हेलिक्स प्रोटीन इसमें आपके पास कंसिडर की जा रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी इसमें सेल मेम्ब्रेन में कंसिडर हो रही हैं मेनली। तो अगर हम सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स पे जब हम बात करते हैं तो कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लिपिड्स। क्या है? आर लिपिड, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स इसमें आपके पास कंसिडर किए जा रहे हैं। तो मेनली अगर इसको आप देखते हैं तो ये ऑफ द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, अ फॉस्फोलिपिड इज अ लिपिड मेड ऑफ ग्लाइसरोल, टू फैटी एसिड एंड इसमें आपके पास
इसमें फास्फेट लिंक जो है आपका हेड ग्रुप इसमें कंसिडर किया जा रहा है। तो ये इसके मेनली इसके कंपोनेंट्स हैं आपकी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स पे जब हम बात करते हैं तो इसमें मेनली आपका अगर जैसे हमने भी आपको बताया कि प्रोटीन्स 55% आप में इसमें कंसिडर की जा रही है, और आपकी जो लिपिड्स है उसमें आप उसको इस तरह से देख सकते हैं कि लिपिड्स आपके जो हैं 40% तक आ रहे हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स आपके 5% तक इसमें कंसिडर किए जा रहे हैं। तो टोटल ये आपका 45% और 55% का ये जो स्नैरियो है, इस तरह से ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरह से ये आपका, अगर हम इसके मेम्ब्रेन कंपोजिशन पे बात कर रहे हैं तो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स पे इसमें हमारे पास मेनली देखें मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इसमें आपके पास मेनली शामिल हो रहा है। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो मेजर लिपिड्स जो होते हैं इसमें आपके मेजर लिपिड्स इन द मेम्ब्रेन आर फॉस्फोलिपिड्स। इसमें क्या है? फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोसोलिपिड्स और आपके कोलेस्ट्रॉल इसमें कंसिडर किया जा रहा है। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ईच टाइप ऑफ मेम्ब्रेन हैव कैरेक्टरिस्टिक्स लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इसमें आपके पास इंक्लूड किए जा रहे हैं। तो आपका ये मेनली इसको जब हमारा इस तरह से आगे फंक्शन के हवाले से हम बात करते हैं तो हम इसके फॉस्फोलिपिड्स, इसके कोलेस्ट्रॉल, इसके इंटीग्रल प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पास फॉस्फोलिपिड्स है। तो उसकी लोकेशन में जब हम बात करते हैं तो मेन फैब्रिक ऑफ द मेम्ब्रेन और इसकी फॉस्फोलिपिड की है। जबकि कोलेस्ट्रॉल की जब हम बात करते हैं, डक्ट बिटवीन द हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ द मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स। और इसमें इंटीग्रल प्रोटीन्स पे जब हम बात करते हैं तो एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मे आर मे नॉट एक्सटेंडेड थ्रू बोथ लेयर्स। जब हम पेरिफेरल प्रोटीन्स की बात करते हैं तो ऑन द इनर और आउटर सरफेस ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बट नॉट एम्बेडेड इन द हाइड्रोफोबिक कोर। ये इसकी पोजीशन के वाले देखिए, हमने इनको आपको बताया जब आपको प्रोटीन्स जो मौजूद हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स तो उनकी लोकेशंस के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कौन सी चीज़ किस किस एरिया में लोकेट की जा रही है। कार्बोहाइड्रेट्स में बात करते हैं तो अटैच टू प्रोटीन्स एंड लिपिड्स ऑन द एक्स्ट्रा सेलुलर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन फॉर्मिंग ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स इसमें आपके पास मेनली कंसिडर किए जा रहे हैं। तो अगर हम इसके फंक्शंस पे बात करते हैं तो फंक्शन में प्रोटेक्टिव, इसमें आपके पास इसका जो मेन फंक्शन है वो प्रोटेक्शन है। फॉर्म्स आउटरमोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। आउटरमोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल किस चीज़ से बन रही है आपकी, इसमें कंसिडर की जा रही है। तो अगर आप उसमें देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के इन फूड एंड एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपका जो उसमें टेक कर रहा है फूड एंड एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स। और अगर सेलेक्टिव परमिट की बात करते हैं तो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और अगर कंटेन्स सेल सरफेस रिसेप्टर्स में आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स। आप सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स जब हम बात करते हैं तो आपके पास प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सर्टेन सेल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन। अब अगर हम इसके जंक्शंस की बात करते हैं, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ जंक्शन एडहेरेंट एनकोरिंग अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो अगर हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं इसके हवाले से तो इसमें हम मेनली देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन है हाउ इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। ये किस तरह से उसके फंक्शंस के साथ रिलेटेड है। तो देख सकते हैं ऑल सेल मेम्ब्रेन्स हैव अ सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर, प्रोटीन सस्पेंडेड इन अ डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो जो आपकी प्रोटीन्स हैं वो किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल है? सेलेक्टिव एक्सचेंज सब्सटेंसेस के लिए, कम्युनिकेटिंग विद द एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट करना, कंट्रोलिंग बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करना, और फार्मिंग कनेक्शन बिटवीन सेल, कनेक्शन सेल के दरमियान में उसमें क्रिएट करना है। और अगर आप फॉस्फोलिपिड्स की बात करते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर आइसोलेशन ऑफ सेल कंटेंट्स। इसमें आप देख सकते हैं कि आउटसाइड ऑफ सेल किस तरह से आपका इनसाइड ऑफ सेल के साथ आप इसको एलेबोरेट कर सकते हैं, तो इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जिस तरह भी हम इसके फंक्शनिंग के हवाले से बात कर रहे थे तो प्रोटीन जो प्रोटेक्शन है, सेल मेम्ब्रेन जो है प्रोटेक्ट करती है आपके सेल को। और इस तरह ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जब हम बात करते हैं तो इसको अलाउ करता है इसके सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को क्रॉस करना, मेम्ब्रेन से क्रॉस करने में। अगर हम अब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स आर अब्जॉर्ब इनटू सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन। अब्जॉर्प्शन में क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, अब्जॉर्ब हो जाते हैं इनटू सेल में
तो सेल मेम्ब्रेन, ये आपके सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस में। एक्सक्रीशन की जब हम बात करते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रीटेड आउट बाय सेल मेम्ब्रेन। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो किस चीज़ से एक्सक्रीट हो रही हैं? बाय सेल मेम्ब्रेन से एक्सक्रीटेड हो रही हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जब हम बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस की जो एक्सचेंज हो रही है वो किससे हो रही है? आपकी सेल मेम्ब्रेन उसमें इन्वॉल्व है। शेप एंड साइज ऑफ सेल, सेल मेम्ब्रेन मेंटेन सेल, आपके सेल की शेप को और उसके साइज़ को आपकी सेल मेम्ब्रेन ही मेंटेन करती है। और जो सम कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर हेल्पफुल फॉर बाइंडिंग ऑफ हार्मोन, आपकी जो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हैं तो वो बाइंडिंग ऑफ मेम्ब्रेन में भी आपके साथ हेल्पफुल हो रहे हैं। तो यहाँ तक ये जो आपकी सारा सिनेरियो था कि आपका सेल क्या चीज़ है, सेल की कंपोजिशन क्या है, आपके सेल का बेसिक टाइप्स क्या हैं सेल में, और उसमें मेनली आपके पास इसमें आपके यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में इसकी क्या कंपोजिशन है, और आपके सेल के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उसमें जो प्रोटीन वगैरह किस तरह से उसमें कंसिडर की जा रही है। तो अगर हम उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के हवाले से बात करते हैं तो आप इस तरह से इसमें आपके मेजर कंपोनेंट्स आपके सेल मेम्ब्रेन में कंसिडर किए जा रहे हैं। तो अगर इसकी फंक्शनिंग के हवाले से हम बात करते हैं तो प्रोटेक्शन, आपकी ट्रांसपोर्ट, अब्जॉर्प्शन, आपकी एक्सक्रीशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस और शेप एंड साइज़ ये आपकी मेनली इसमें फंक्शनिंग में हम कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर हम इसको मज़ीद आगे इसके ऑर्गेनेल्स पे बात करें तो आपके पास इसका मेनली जो न्यूक्लियस, आपका जो साइटोप्लाज्म, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें आपके पास मेनली आपके राइबोसोम्स, आपके लाइसोसोम्स और आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपके सेल के मेन ऑर्गेनेल्स हैं। जिस तरह से आप उनकी फंक्शनिंग, आपके सेल के फंक्शन देखेंगे, आपकी सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस पे हमने लास्ट लेक्चर में आपके सेल के फंक्शन देखे थे, जिसमें हमने इंजेशन और एंडोसाइटोसिस, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, आपकी इसमें आपके पास आपकी एनर्जी एक्सट्रैक्शन, बैक्टीसाइडल डायरेक्शन और सेंसिस और ट्रांसपोर्ट पे बात की थी। तो ये आपका मेनली ये जो आपका सारा सिनेरियो है ये आपके सेल का सिनेरियो है, ये आपका सेल का फंक्शन है। सेल में हमने आज मेजर जो उसका कंपोनेंट्स देखा वो हमने इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा है। उसमें क्या देखा है हमने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह से वर्किंग कर रहा है और किस तरह से वो अपना मेन किरदार अदा करता है आपके सेल की फंक्शनिंग में। अगर खुदा न खास्ता ये आपका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके सेल में फंक्शनिंग परफॉर्म न करे तो आपका सेल एक हेल्दी सेल उसमें देखते हैं कि अब मुख्तलिफ डिजीज़ में आपके सेल की अनकंट्रोल्ड डिवीजन शुरू रहती है। सेल में सारे देखें, आप में जितने भी आपकी इंजरीज़ हो रही हैं, आपके जितने भी आपकी बॉडी के प्रॉब्लम देखें, आप सबसे पहले आपका हेल्दी सेल होना ज़रूरी है। एक हेल्दी सेल आपकी बॉडी को हेल्दी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। अगर खुदा न खास्ता आपका जो सेल है वो हेल्दी नहीं है, आपके सेल में कोई प्रॉब्लम है तो आपकी बॉडी हेल्दी बॉडी कंसिडर नहीं की जा सकती। उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से आपकी बॉडी जो है वो आपके सेल को अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करती है। आप इसको अगर थॉरोली देखें कि आपका जो सेल है अगर खुदा न खास्ता उसकी किसी एरिया में कोई प्रॉब्लम आ जाता है या उसमें कहीं कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है तो आपकी पूरी बॉडी का कंट्रोल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। देखें, अगर खुदा न खास्ता आप कहीं उसमें आप कहीं आपकी बॉडी उसमें कहीं इस तरह से कंसिडर की जा रही है कि आप खुदा न खास्ता इंजर्ड हो गए हैं तो आपके सेल की अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो गई है तो आपका वोंड का साइज़ बढ़ता जाएगा, इंजरी ज़्यादा डैमेज होती जाएगी। तो इस तरह से आपके हेल्दी सेल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर खुदा न खास्ता आपकी बॉडी, आपका सेल हेल्दी नहीं है तो आपके लिए वो नुकसानदेह है। कि अगर आपका सेल हेल्दी होगा, आपका सेल अपने कंपोनेंट्स के साथ उसके न्यूक्लियस, उसके कंट्रोल सेंटर अपने प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे होंगे तो आप एक हेल्दी बॉडी हैं। अदरवाइज़ खुदा न खास्ता देखें जितने भी मसाइल आएंगे आपकी स्किन के हवाले से, आपकी इस हवाले से, तो इसमें आपके सेल की कमज़ोरी कंसिडर की जाएगी। आपके सेल का स्ट्रांग होना आपकी बात, क्योंकि हमने बेसिक बात ये की, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अगर कोई किसी घर की ईंट ही सही नहीं लगेगी तो किस तरह से वो घर वर्किंग करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इस वजह से आपके सेल का हेल्दी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सेल के प्रोटोप्लाज्म, सेल के न्यूक्लियस, गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स को अपने अपनी फंक्शनिंग में बेहतरीन तरीके से काम करना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता उनकी फंक्शनिंग में किसी एरिया में किसी साइड पे कोई डिस्टर्बेंस आती है तो वो आपको होली सोली आपको डिस्टर्बेंस काज करती है। तो जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपसे डिस्कस किया कि हमने एनाटॉमी सेक्शन को भूलना नहीं है।
ठीक है। हमने अपने एनाटॉमी सेक्शन को अपने साथ लेके चलना है, ठीक है। अभी हमने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की है आपके असाइनमेंट के हवाले से कि आप लोगों ने यूरिनरी सिस्टम आपके में लगाया गया था। आज के लेक्चर में आपके साथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिटर्न लिखने के लिए और मुझे व्हाट्सएप मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसको आप इस बात को वेटेज दें और इसको आप फुलफ़िल करें कि आप इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, ठीक है। आप इस जो आपके जिम्मे असाइनमेंट लगाई जा रही है, आप सब लोग इसको लेक्चर को सुनने के बाद वो लिखें और लिख के मुझे सेंड करें। और साथ अगर इस लेक्चर के हवाले से आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन है, कहीं कोई परेशानी है, अगर किसी बात की कहीं समझ नहीं आ रही, तो भी आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। आप लोग अगर शेयर नहीं करेंगे, आप लोग नहीं बताएंगे आपको किस चीज़ की समझ आई है, किसकी नहीं आई, तो अगर आप एनाटॉमी वाले पोर्शन को भी आप नहीं लिखेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा हमारा इतने खपने का, इतनी मेहनत करने का आपके साथ, ठीक है। इतनी मेहनत करना, लेक्चर बना के अपलोड करके आपसे शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको कोई फ़ायदा हासिल हो। और आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, फिर हमारा फजूल इधर बैठना किसी काम का। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूँ बारहा, अगर आप लोग अपना रिस्पॉन्स नहीं करेंगे व्हाट्सएप पे, आप नहीं बताएंगे आपने लेक्चर को गौर से सुन लिया है, तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। पढ़ाई के हवाले से तो होगा, लेकिन हम जो आपकी अटेंडेंस हम आपके एडमिनिस्ट्रेशन को देंगे, आपके कॉलेज को देंगे, इंशाल्लाह आपके डायरेक्टर साहब हमारी अटेंडेंस को ही वेटेज देंगे और आपकी नई फार्मेसी काउंसिल के हवाले से आप प्रोसीड नहीं कर पाएंगे अगर आप लेक्चर प्रॉपर नहीं लेंगे। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप अपने लेक्चर्स को प्रॉपर लें और उसको प्रॉपर सुनें और उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स करें, अदरवाइज़ यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। गुड लक।